वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विकास। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कल 3-4 क्वेश्चन छोड़ दे हमने, क्या वो क्वेश्चंस हो गए क्या आपके? हाँ जी बेटा, कल 3-4 क्वेश्चंस पेंडिंग छोड़े थे, वो क्वेश्चंस हो गए क्या आपके? सर नोटिंग नहीं करी है, ऐसे ही देख लेते हैं। ओके चलिए आज पढ़ते हैं बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो ये बताइए एस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे? कोई बता सकता है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जब हमने एस 9 पढ़ा था तो हमने वहां कहा था कि हम कंस्ट्रक्शन से आने वाले रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है एस 7। सर जो कंस्ट्रक्शन का, जो बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन का काम लेते हैं और ये मतलब उनको ये अकाउंटिंग फॉलो करनी होती है। हाँ मतलब कोई भी रोड, ब्रिज, डैम या कोई भी सिविल कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो उसके लिए अकाउंटिंग कैसे की जाए उसको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के एएस में बताया गया है। तो आपने कहा कोई भी रोड, ब्रिज, डैम, बिल्डिंग बनाना कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। दो और चीजें बताएं बेटा। मैंने एक जमीन खरीदी जिसपे एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, या फिर मैंने किसी का कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसपे एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। अब सामने वाले ने मुझे पता है क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया? सामने वाले ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का और फिर उसमें नई बिल्डिंग को बनाने का। तो क्या एक बात बताइए, वो पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट भी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्या? यस सर। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि साहब सामने वाले ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, मुझे तो केवल कॉन्ट्रैक्ट दिया है पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया है पुरानी बिल्डिंग तो उसकी जगह नई बिल्डिंग बनाने का। तो फिर भी क्या वो पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्या? सर न्यू तो बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन तो होगा ही। नहीं नहीं, नई बिल्डिंग कोई और बना रहा है, मुझे तो केवल पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। नो सर, फिर तो नहीं मानेंगे। नहीं माना जाएगा? मानेंगे सर। माना जाएगा। तो हम कहते हैं कि साहब अगर पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट है, नई बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर चलिए मैं ये कहता हूं कि एक कॉन्ट्रैक्ट और है किस चीज का, कोई एक आर्किटेक्ट है, उसको कहा गया कि आप नई बिल्डिंग का डिजाइन बनवाइए, बना के दीजिए। तो क्या उस आर्किटेक्ट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो भी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? यस सर। बिल्कुल सर। बेटा, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना, उसकी जगह नई बिल्डिंग को बनाना, या फिर कोई ऐसी सर्विस जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो,
तो उस सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट भी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, जैसे सर्विस ऑफ आर्किटेक्ट। तो तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट, अब वो चाहे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए या तीनों सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट दिए जाए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट ही माने जाएंगे। डन। हाँ जी, ठीक है। फिर ये कहता है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपको एक फिक्स्ड प्राइस मैंने कह दिया, सब आपको घर बनवाना है तो 1 करोड़ रुपए लगेंगे, तो आपके घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया 1 करोड़ रुपए, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको कहा साहब, मैं अभी कैसे बता सकता हूं, काम होने में तो 2 साल लगेंगे, जितना कॉस्ट आएगा उसमें 20% ऐड करके मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा। मतलब जितना कॉस्ट लगेगा मैं आपको पूरी कॉस्ट का बिल दे दूंगा, डिटेल दे दूंगा, और 20% अपना प्रॉफिट ऐड कर दूंगा। दैट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। सो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज की जाए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इसी साल स्टार्ट होता है और इसी साल कंप्लीट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है क्या। हमें ये भी पता है कि टोटल पैसा कितना लगा है, हमें ये भी पता है कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कितना है, तो हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होना है वो इसी साल पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब कॉन्ट्रैक्ट 2-3 साल के लिए चलने वाला हो। अब बेटा उसमें कुछ सालों तक तो पैसा लगता होता है कंस्ट्रक्शन में, और एक दिन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा उस दिन पैसा आ जाएगा। तो क्या पहले 2-3 सालों में केवल एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा और जिस साल पैसा आता है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ली जाएगी? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। तो फिर क्या होता है, तो बोलते हैं कि साहब दो तरह के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू की बात होती थी, पहला कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा प्रपोर्शनेट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। जैसे ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप खर्चा कुछ ही और साल में दिखा रहे हैं और उसी से रिलेटेड जो इनकम आ रही है वो किसी और साल से दिखा रहे हैं, मतलब आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट जो होता है अकाउंटिंग का वो बिगड़ रहा है। तो इसलिए आपने कहा कि अब से जो है वो हम कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, केवल एक ही मेथड को फॉलो करेंगे, और मेथड का नाम क्या है, प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड की जाएगी प्रपोर्शनेट कंप्लीशन से। कैसे की जाएगी, ये कहते हैं साहब जितना प्रपोर्शन कंप्लीट हो गया, जितना काम पूरा हो गया, उतने काम की रेवेन्यू इस साल रिकॉर्ड कर लो और उतने का खर्चा रिकॉर्ड कर लो, उससे आपके पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आप प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर। मतलब कौन सा मेथड चलेगा, जो एएस ने डिफाइन किया है। पहले एएस में दोनों मेथड लिखे गए थे, लेकिन जब एएस को रिवाइज किया गया तो केवल एक ही मेथड को अडॉप्ट कर लिया। कौन से मेथड को अडॉप्ट कर लिया, जिसको हमने कहा प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। डन। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड को फॉलो करेंगे। डन। यस सर। चलिए और आगे चलते हैं। फिर ये कहते हैं बेटा ये एएस एप्लीकेबल किस पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट देने वाले पे या जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उस पे? सर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उस पे। हाँ, मतलब कॉन्ट्रैक्टर पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर के लिए होती है, कॉन्ट्रैक्टी के लिए तो पैसा जाने वाला होता है, कॉन्ट्रैक्टी के लिए तो एक्सपेंस होता है। इनकम या रेवेन्यू किसके लिए होती है, रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर के लिए होती है, जो बिल्डिंग बनाने वाला है उसके लिए रेवेन्यू होती है। तो एक बात आती है बेटा, आजकल जो ये बड़े बड़े बिल्डर्स हैं
जैसे यूनिक बिल्डर्स है, बहुत सारे बिल्डर्स हैं जयपुर में। तो हमने कहा कि साहब वो बिल्डर क्या करते हैं, एक जमीन खरीदते हैं, उस जमीन पे एक बिल्डिंग बनाते हैं खुद ही, और फिर उस बिल्डिंग को सेल करते हैं, मतलब उसके फ्लैट सेल करते हैं, उसकी दुकानें सेल करते हैं। तो एक बात बताइए कि क्या उन पे ये कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होगा क्या? हाँ जी सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। भाई, मान लीजिए यूनिक बिल्डर्स है, उसने एक जमीन परचेज की, ठीक है, कंपनी के नाम में। फिर कंपनी ने उस जमीन पे कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तो उसके फ्लैट्स बेचने स्टार्ट कर दिए, ठीक यस है। सर। तो क्या उस पे कंस्ट्रक्शन का एएस एप्लीकेबल होगा क्या? कॉन्ट्रैक्टर तो वो खुद ही है। सर होगा। लेकिन सर रेवेन्यू रिकग्निशन कैसे कर लेगा वो मिडिल ईयर्स में, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं सेल का। सेल का एग्रीमेंट नहीं, तो सेल का बनने तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है, पैसा तो भी सर लग रहा सिर्फ है। एक्सपेंस रिकॉर्ड से कर सकते नहीं, वो भी नहीं करेगा। नहीं, मैं तो नहीं तो रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ कि ये एएस ही रेवेन्यू के लिए है, कंस्ट्रक्शन की रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड किया जाए? सर वो तो जब बनने के बाद बेचेगा उसी टाइम करेगा सर। बनने के बाद बेचेगा, मतलब ये एएस एप्लीकेबल नहीं होगा उसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। भाई, अगर एएस में ये भी लिखा हो कि कब किया जाएगा तो एप्लीकेबल है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या एप्लीकेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई और? बेटा नहीं एप्लीकेबल होगा। क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी एक ही है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी एक ही पर्सन है। उसे रेवेन्यू मिलेगी कहां से? क्या कॉन्ट्रैक्टर अपने खुद से रेवेन्यू लेगा कंस्ट्रक्शन के लिए? नो सर। नहीं लेगा। तो ये क्या है? ये उसके लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेंट्री है। उसके लिए तो उसने तो अपना प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट किया है। तो क्या प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लगना चाहिए? उसके लिए तो फ्लैट्स क्या है, प्रोडक्ट है। वो तो प्रोडक्ट की तरह, इन्वेंट्री की तरह सेल करता है, उसका तो स्टॉक होता है। क्लियर? समझ गए मेरी बात? यस सर। तो अगर कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स या कोई बिल्डिंग एज ए कॉमर्शियल पर्पज के लिए बनाई जाती है, मतलब बना के बेचने के लिए खुद के द्वारा ही बनाई जाती है, तो उस पे ये एएस एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर? यस सर। क्योंकि जब वो एज ए इन्वेंट्री, एज ए स्टॉक बेचेगा, तो उसके लिए तो एएस 9 एप्लीकेबल हो जाएगा। भाई एक फ्लैट पड़ा है, वो फ्लैट बेच दिया, तो उसके लिए तो एएस 9 एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके लिए तो वो गुड्स की तरफ से सेल ऑफ गुड्स है। ठीक है, चलिए साहब, अब आगे बात करते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बेटा कि प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का बड़ा इजी सा तरीका है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू में से कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट माइनस कर दीजिए, तो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है सर कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 4 साल का, तो हम रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करें? तो मैंने अभी भी आपको कहा था कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए एक मेथड है। कौन सा मेथड है? प्रोपोर्शनल बेसिस पे। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड के हिसाब से आप अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब सर प्रॉब्लम ये है कि प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, पता कैसे चलेगा कितना प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया? हाँ जी, कोई बता सकता है कैसे पता चलेगा कितना प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन।
सर हमारी जितनी कॉस्ट लगी है और अब जितनी ये क्या कहते हैं बेटा, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन की जहां पे बात आती है तो ये कहते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन का पता लगाइए कि साहब प्रोडक्ट या वो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना कंप्लीट हो चुका है। और कितना कंप्लीट निकालने के लिए कुछ अलग अलग मेथड होते हैं। सबसे पहला जो हमारे प्रैक्टिकली काम आने वाला है, पहला मेथड जो मेथड हमारे प्रैक्टिकली काम आने वाला है वो मेथड है बेटा आपका कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड। कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड आपको क्या कहता है कि साहब कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, आज तक कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट। इसका मतलब क्या है, आज तक कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है डिवाइडेड बाय आज तक कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है और कंप्लीट करने के लिए कितनी कॉस्ट और लगने वाली है फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या इसको मैं टोटल करके एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट में बोल सकता हूं क्या? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट बन जाएगा। यस सर। इसका मतलब क्या है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में मान लो 1 करोड़ रुपए लगने वाले थे और आज तक 40 लाख लगे हैं, मतलब काम कितना पूरा, कितना परसेंट पूरा हो गया? सर 40%। 40% पूरा हो गया। अगर 1 करोड़ रुपए टोटल काम में लगने वाले हैं, 40 लाख रुपीस का काम हो चुका है, इसका मतलब कितना परसेंट काम पूरा हो चुका है? 40% काम पूरा हो चुका है। डन। तो जो भी मेरा ये तो आ गया मेरा, इसे क्या बोल देंगे हम? इसे बोल देंगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कितना परसेंट काम पूरा हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। मेरा मान लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 1 करोड़ 50 लाख रुपए का, 40% काम पूरा हो गया, मतलब मेरी रेवेन्यू कितनी होगी आज तक? 60 लाख। प्रॉफिट बताइए, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 60 लाख, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है आज तक की 40 लाख, तो प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड कर लेंगे? 20 लाख। 20 लाख। डन। अब ये तो एक प्रैक्टिकल मेथड था परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का। कुछ थ्योरेटिकल मेथड भी होते हैं कई बार, जैसे आर्किटेक्ट को बुलाओ और आर्किटेक्ट से सर्टिफिकेट ले लो कि साहब कितना परसेंट, इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर से सर्टिफिकेट ले लिया, वैल्यूअर को बुलाया, वैल्यूअर से सर्टिफिकेट ले लिया कि साहब कितना परसेंट काम पूरा हो गया। उसने कहा 50% हो गया, उसने कहा 35% हो गया, ठीक है साहब 35% मान लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो काम होना है वो फिजिकल यूनिट्स में होना होता है, जैसे किसी को 10 शॉप कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा था, उसने 5 शॉप कंस्ट्रक्ट कर दी, आप क्या समझ जाओगे? 50% काम पूरा हो गया। तो अलग अलग हम ये कह सकते हैं कि कई बार अगर फिजिकल यूनिट से कैलकुलेट कर सकते हो तो फिजिकल यूनिट से कैलकुलेट कर लो, अगर सर्टिफिकेट इंजीनियर का आर्किटेक्ट का लिया तो वो ले लिया, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड तो प्रैक्टिकली आपके पास हमेशा अवेलेबल है। आपके क्वेश्चन में तो कौन सा मेथड काम में आने वाला है? कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड काम में आने वाला है। डन। यस सर। चलिए यहां तक की बात तो हो गई। इसके बाद ये कहता है कि साहब कुछ प्रिंसिपल्स है रेवेन्यू और एक्सपेंस की। रेवेन्यू उसी पीरियड में रिकॉर्ड की जानी चाहिए जिस पीरियड में काम किया गया है, ये इसीलिए तो हमने प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड लिया। आगे ये कहता है एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन व्हिच द वर्क टू व्हिच एक्सपेंस
रिलेट इज परफॉर्म। ठीक है सर। तो ये कहता है कि कोई खर्चा, अब जैसे आपने कहा कि कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, तो कॉस्ट इनकर्ड में अब वो वाली कॉस्ट इंक्लूड करेंगे जो इस पीरियड से रिलेटेड है। अब कई बार एक बात बताओ, अपन क्या करते हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में लगने वाला रॉ मटेरियल एक साथ ही परचेज कर लेते हैं, तो क्या वो पूरी कॉस्ट इस साल की कॉस्ट मानी जाएगी, या जितना मटेरियल इस साल लगा है उतनी इस साल की कॉस्ट मानी जाएगी? क्या मटेरियल लगा है वो मानेंगे। जितना मटेरियल लगा है उसे इस साल की कॉस्ट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब आपने अगर एडवांस में मटेरियल खरीद के रख रखा है तो आप उसे इस साल की कॉस्ट मान लेंगे। क्लियर? डन? समझ गए मेरी बात? चलिए सर, आपको मैंने कुछ शीट भेजी थी, फटाफट से शीट 1 देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट A7 जो लिखी हुई शीट। ठीक है? यस सर। देखो इस सीट पे हमने शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले बोला A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन असेट और कॉम्बिनेशन ऑफ असेट क्लोजली इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड एटसेट्रा। ठीक है? द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्दर मेंशन दैट फॉलोइंग आर आल्सो इंक्लूडेड इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट: contract for rendering of service which are directly related to construction of asset, for example service of architect, and construction for destruction or restoration of asset and the restoration of the environment following the demolition of asset, for example if the existing structure or plot structure or building in a plot of land has to be demolished before new building as per new design is constructed, the destruction of building is construction contract. Types of construction contract: construction contract are of two types: fixed price contract और cost plus contract. fixed price contract जिसमें एक प्राइस फिक्स्ड होता है, और cost plus contract जिसमें cost में एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है. Methods of revenue recognition: there may be following two ways: on year to year basis percentage completion or on completed contract method. However, the revised standard has eliminated the existing option by adopting only percentage of completion method. ये method justify the accrual system of accounting, which is fundamental accounting assumption. The primary objective of this AS is to allocation of construction revenue and construction cost to the accounting period in which the construction work is performed. Applicability: this standard is applicable in accounting for construction contract in contractor's financial statement. किस पे applicable होता है? Contractor पे. This would not be applicable for the construction project undertaken by the enterprise on its own account. अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अपने खुद के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लेता है एज ए कॉमर्शियल वेंचर इन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो उस पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट: प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. मेजरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू: as per para 31 of AS, the contract revenue and contract cost associated with the construction contract should recognize revenue and expense respectively with reference to the stage of completion of the contract activity at the reporting date. Second देखिए, stage of completion कैसे निकाला जाएगा? The stage of completion may be determined in a variety of ways. First, cost to cost method. तो ये बोलता है the percentage of completion would be estimated by company comparing total cost incurred to date with total cost expected for the entire contract. ठीक है साहब? आगे बोलता है percentage of completion, that is cost to date divided by cost to date plus estimated cost to complete multiplied by
100। करंट रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। पहला साल में तो इतना ही लगेगा, अगर दूसरे साल में जा रहे हैं तो पहले साल तक जितने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर चुके हैं उतने माइनस कर दीजिए, तो केवल दूसरे साल की आ जाएगी। बी पॉइंट, बाय सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म, जाके देख लिया कितना काम हो गया। तीसरा, कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क। डन। while calculating the contract cost to date as mentioned above, formula following contract cost should be excluded। इन contract cost को cost में नहीं जोड़ा जाएगा। कौन से? contract cost that relate to the future activity on the contract, such as cost of material that have been delivered to the contract site or set aside for the use of contract but not used and applied। मतलब जितना मटेरियल हमने कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिया या कॉन्ट्रैक्ट के लिए परचेज कर लिया, उसमें से अगर कोई मटेरियल बचा हुआ है जो अभी तक यूज नहीं हुआ है तो उसे माइनस कर देंगे, या जितना लगा हुआ है उतना ही यूज करेंगे, ऐसा समझ लीजिए। पेमेंट मेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर, मान लो बिल्डिंग में कलर करवाना है, अब कलर वाले को मैंने एडवांस में पैसा दे रखा है, लेकिन कलर तो तब होगा जब पूरी बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी, तो वो दिया गया एडवांस पैसा भी इस साल की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं माना जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच वर्क इज परफॉर्म, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच द वर्क टू विच एक्सपेंस रिलेट इज परफॉर्म। तो एक्सपेंस उसी साल का माना जाएगा जिस साल का परफॉर्म किया गया है। कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। बेटा ये कंडीशन ऐसी है कि अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होगी, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वैसे भी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते। देखिए क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर आपको ये टोटल नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट इनकर्ड कॉस्ट इनकर्ड लेट प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट, अब आपको ये टोटल पता ही नहीं है तो क्या आप ये फॉर्मूला लगा पाएंगे? नो सर। तो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं निकलेगा, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं निकलेगा तो रेवेन्यू नहीं निकलेगी। फिर बोलता है इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द कॉन्ट्रैक्टर। एक बार कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाला ही नहीं है तो क्या वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है क्या? नो सर। नो सर। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाली होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को रिसीव होनी चाहिए, तब वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर पाएगा। जैसे मान लो कि दाऊद इब्राहिम कहते साहब एक बिल्डिंग बना के दो मेरे लिए, अब साहब कौन सा कॉन्ट्रैक्टर ऐसा है जो उससे पैसे मांगेगा? नहीं मांगेगा। तो जब पैसा आने वाला ही नहीं है तो कैसे रिकॉर्ड करें? तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड कॉस्ट अप टू द स्टेज ऑफ मेजर्ड रिलायबिलिटी। अब आपको कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट पता ही नहीं है, क्या फॉर्मूला लग पाएगा? नो सर। नहीं लग पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। अब बेटा कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो केवल एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, जैसे कंपनी के पास एक जेसीबी मशीन है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जेसीबी मशीन अलग अलग खरीद के रखता है, उसने एक जेसीबी मशीन खरीदी होगी और वो उसके 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट में काम आ रही है, तो वो इसके लगने वाली कॉस्ट को सब में प्रोपोर्शनेट करेगा ना। यस सर। लेकिन वो प्रोपोर्शनेट अभी तक आपको पता नहीं है, तो क्या आप कॉस्ट इनका टिल डेट निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। और जब तक कॉस्ट इनका टिल डेट नहीं निकाल पाएंगे तब तक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी नहीं निकल पाएगा। डन। यस सर। अच्छा, फिर वही वाला कंसेप्ट, अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन अमाउंट्स टू एक्सपेंस।
बेटा कोई पैसा कलेक्ट नहीं हो पाता है, जैसे कोई रेवेन्यू का ऐसा अमाउंट है जो आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो वो कॉस्ट माना जाएगा या फिर रेवेन्यू में से कम किया जाएगा? AS9 में भी ऐसा कॉन्सेप्ट था। हम उधार में सेल करते थे तो क्या उसे सेल मानते थे या नहीं मानते थे? बाद में पैसा आए या नहीं आए, मतलब अनसर्टेनिटी हमेशा बाद में आती है। जिस दिन आप काम कर रहे हो अगर उस दिन अनसर्टेनिटी होती है तो आप काम करोगे ही नहीं। तो अगर कोई अनसर्टेनिटी बाद में आती है तो आप उसे रेवेन्यू में से कम नहीं कर सकते, आप उसे एक्सपेंस मान के ट्रीट कर लोगे। अपन बैड डेट्स लिखते नहीं है क्या? यस सर। फिर आगे कहते हैं सब मिल गया सभी को। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। अब इसने आपको बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे। आपने बोल तो दिया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, आज तक की कॉस्ट, लेकिन आज तक की कॉस्ट में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे ये बात इन्होंने स्पेसिफाइड कर रखी है एएससी। क्या कहते हैं ये? बेसिकली कहते हैं 3 चीजें कॉन्ट्रैक्ट में आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में इनकर्ड होनी चाहिए। 3 बातें। कौन कौन सी बेटा? एक तो वो वाली कॉस्ट जो स्पेसिफिकली इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगी हो। डन। जैसे मटेरियल आप लगा रहे हो, आपको पता है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में लग रहा है। लेबर आप लगा रहे हो, आपको पता है इस कॉन्ट्रैक्ट में लग रहा है। समझ गए? तो एक तो वो वाली कॉस्ट जो स्पेसिफिकली इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगी हो। डन। दूसरा वो वाली कॉस्ट जो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट में लग रही है, तो उसका एक हिस्सा जो यहां पे एट्रीब्यूट होने वाला है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। पहली थी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट स्पेसिफिक फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी थी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ कॉस्ट ऐसी है जो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट में लग रही है तो उसका एक हिस्सा इस कॉन्ट्रैक्ट पे जोड़ा जाएगा, चार्ज किया जाएगा, जैसे ओवरहेड्स चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, 2 तरह की कॉस्ट हो गई। तीसरा, मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने आपसे कॉन्ट्रैक्टी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, उसके बाद उसने उसमें कुछ और एडिशन किया कि मेरे लिए आप ये काम भी कर दो और इसका पैसा एडिशनली ले लेना। तो जो हम उसके लिए एडिशनल पैसा लेने वाले हैं वो अपन किस में ऐड कर देंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। तो उसके लिए लगने वाला खर्चा भी क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई लेने वाला पैसा कोई ऐसी चीज तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थी, हम स्पेसिफिकली उसके लिए अलग से चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, तो क्या उस अलग से चार्ज में लगने वाली कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब मिलने वाला पैसे में पैसा ऐड किया जा रहा है, पैसा चार्ज किया जा रहा है, तो लगने वाली कॉस्ट भी कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए। डन। तो 3 तरह की कॉस्ट होती है। पहली स्पेसिफिक कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड द थर्ड अमाउंट कॉस्ट इनकर्ड फॉर अमाउंट स्पेसिफिकली चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जिसका अमाउंट कस्टमर से स्पेसिफिकली चार्ज किया जा रहा है तो वो भी ऐड होनी चाहिए। डन। यस सर। अब इन तीनों कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है उनके बारे में बता रखा है। आप मेरे साथ देखेंगे नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। स्पेसिफिक कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है? देखिए, साइट लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग सुपरविजन, जो लेबर काम कर रहे हैं और उनके ऊपर जो सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल काम में लिया जाने वाला है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, जो प्लांट और इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट में काम में लिए जा रहे हैं स्पेसिफिकली उनका डेप्रिसिएशन।
कॉस्ट ऑफ मूविंग प्लांट इक्विपमेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट साइट, अगर कोई मूविंग प्लांट वाला लाए हैं, किसी से कुछ टाइम के लिए लाए हैं, तो उसका जो खर्चा आता है। कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लांट, अगर कोई प्लांट किराए पे ले रखा है तो उसका किराया। कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड टेक्निकल असिस्टेंस, अब बेटा ये वो डिजाइन और टेक्निकल असिस्टेंस है जो कि स्पेसिफिकली उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगा है, क्योंकि ये वहां भी आएगा जहां पे एट्रीब्यूटेबल है, सेम वर्ड लिखा हुआ, क्योंकि कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो हम एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में काम में ले रहे होते हैं, तो उसका तो एक हिस्सा वहां पे जोड़ा जाता है, और कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते हैं, तो वो डायरेक्टली स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो जाएंगे। फिर बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड गारंटी वर्क इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड वारंटी कॉस्ट। ध्यान से समझिए बेटा, मान लो मैं जो बिल्डिंग बना रहा हूं, अब बिल्डिंग बनाते बनाते पास वाले की दीवार गिर गई, क्या मुझे उसकी दीवार बना के देनी पड़ेगी या नहीं बना के देनी पड़ेगी? यस सर। बना के देनी पड़ेगी। अब आपने जब बहुत ये बड़ी बिल्डिंगें बनती है तो आपने देखा होगा कि इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, और जब फाइनल फेज पूरा होता है, मतलब एकदम एंड बिल्डिंग कंप्लीट होती है, तब तक शुरू में जो पोर्शन बना था उसका तो मेंटेनेंस करके देना पड़ता है, मतलब वापस से उसको सही करके देना पड़ता है, वो पोर्शन खराब हो चुका होता है वापस। तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे, क्या उस दिन अगर कोई चीजें खराब होने वाली है, खराब हो चुकी है, तो उनको रेक्टिफाई भी करके देना पड़ेगा? यस सर। तो वो भी इसी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट है, जो कि स्पेसिफिक कॉस्ट। अब एक वर्ड लिखा हुआ है प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बेटा, आपने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सुना है? यस सर। गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, हाँ जो सर। अपने यहाँ रोड और ये नालियां वगैरह हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का काम करते हैं। यस सर। ठीक है, अब एक बात बताइए कि क्या वो कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं? बिल्कुल होते हैं। टेंडर वगैरह मान लो कि अगर मुझे गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्टर बनना है, तो मुझे एक अपने यहाँ पे एक एफडी जमा होनी चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें एक फिक्स डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा 10 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे ही मैं कॉन्ट्रैक्टर बन गया, कल को मैं काम पूरे नहीं करूं तो इसलिए एक फिक्स डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा 10 लाख रुपए का, एफडी जमा करानी पड़ेगी। अब मैंने बैंक से एफडी बनवाई, अब एफडी के लिए 10 लाख रुपए की एफडी के लिए पैसा भी तो चाहिए भाई, वो पैसा तो मेरा ब्लॉक हो गया, तो वो पैसा मान लो मैं कहीं से इंटरेस्ट पे लाया था, ठीक है, वो 10 लाख रुपए मान लो मैं कहीं से इंटरेस्ट पे लाया 10%, तो मेरे 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, मैं आपको केवल एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, तो वो 1 लाख रुपए का एक्सपेंस क्या प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहलाएगा? प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो है। यस सर। ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्टर बन गया साहब। कॉन्ट्रैक्टर बन गया मतलब जब भी गवर्नमेंट टेंडर निकालने के लिए, टेंडर डालने के लिए कहेगी, तो मैं भी उसमें अपना टेंडर सबमिट करवा सकता हूं। क्लियर? हाँ ठीक है सर, मैं भी अपना टेंडर सबमिट करवा सकता हूं। अब मुझे जब अपना टेंडर सबमिट करवाना है, बहुत सारे लोगों ने टेंडर सबमिट कराए होंगे, मैंने भी करा दिया। टेंडर सबमिट कराने के बाद मेरे टेंडर का प्राइस सबसे कम था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मुझे अलॉट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हो जाने के बाद आपको वर्क ऑर्डर लेना होता है गवर्नमेंट से,
अब गवर्नमेंट आपको वर्क ऑर्डर तब देती है, मान लो गवर्नमेंट आपको कहती है कि साहब आपको वर्क ऑर्डर तब मिलेंगे जब आप दोबारा 20 लाख रुपीस का हमारे यहाँ पे डिपॉजिट कराएंगे। जिस दिन आपका काम पूरा हो जाएगा उस दिन आपको वो डिपॉजिट मतलब सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। कल को आप काम चालू करके बीच में छोड़ के भाग जाओ तब क्या होगा, प्रॉब्लम है। तो मुझे दोबारा उनको एक 20 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना है, उस पर भी मेरा 10% इंटरेस्ट लगेगा, मतलब मेरे 2 लाख रुपए इंटरेस्ट लगेंगे। क्या वो भी प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है? हाँ सर। यस सर। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि दोनों में से कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है? पहले वाली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 1 लाख रुपए वाली या 2 लाख रुपए वाली? 2 लाख। 2 लाख वाली। 2 लाख रुपए वाली। तो बोले बेटा वो वाली प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जिससे ये प्रोबेबल हो जाए कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, वो होती है स्पेसिफिक कॉस्ट। पहला वाला 1 लाख रुपए मेरी कॉन्ट्रैक्टर बनने की प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट थी। तो क्या कॉन्ट्रैक्टर बनने से ये पता चला क्या कि उससे मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं था। नो लेकिन सर। ये जो 2 लाख रुपए की कॉस्ट है, ये खर्च करने के बाद पक्का है कि कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपको अलॉट हो चुका है। जैसे ही आप ये 2 लाख रुपए का खर्चा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाले जो 2 लाख रुपए का खर्चा है ये किसका पार्ट माना जाएगा? ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, ये तो हो गई साहब सारी स्पेसिफिक कॉस्ट। अब आती है कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉस्ट, आपने साहब एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करा रखा है। अब अगर वो एम्प्लॉइज अलग अलग जगह काम करते हैं या आपने पूरे साल में लेने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स का इंश्योरेंस करा रखा है, वो तो सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो उसका एक हिस्सा एट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड टेक्निकल असिस्टेंस, मैंने कहा था दोबारा आएगा, that is not directly related to a specific contract। तो बोले वो कॉस्ट और डिजाइन जो किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो। और कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का हमें वैसे ही पता है कि साहब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में बांटे जाते हैं। तीसरा, कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्जेस अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई अमाउंट है जो स्पेसिफिकली चार्ज किया जा रहा है तो उससे लगने वाली कॉस्ट भी ऐड होनी चाहिए। दीज कॉस्ट आर सम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फॉर विच रिम्बर्समेंट इज स्पेसिफाइड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट साइट होती है वहां पे बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है। हाँ। मान लो ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जितनी भी कॉस्ट आएगी उसमें कॉन्ट्रैक्ट अपना प्रॉफिट जोड़ के ले लेगा। डन? यस सर। तो कॉन्ट्रैक्टर तो शाम को अपना काम पूरा करने के बाद वहां से चले जाते होंगे। यस सर। अगर वो सामान चोरी होता है तो कॉन्ट्रैक्टर को फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। वो तो जितनी कॉस्ट लगी है सारी कॉस्ट का टोटल लगा के दे देगा और अपना प्रॉफिट जोड़ के ले लेगा। तो इसलिए मान लो ऑनर ने क्या कहा कि आप एक चौकीदार वहां पे अपॉइंट कर दो, ठीक है, जो उसका ध्यान रखेगा और उसकी जो कॉस्ट आती है वो आप मेरे से अलग से चार्ज कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ के लेना। ठीक है, तो क्या उसकी जो कॉस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में जुड़नी चाहिए? बिल्कुल जुड़नी चाहिए भाई। जब उसकी कॉस्ट को कॉन्ट्रैक्ट से अलग से चार्ज किया जा रहा है तो लगने वाला पैसा भी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। इसी तरह आगे लिखा हुआ है डेवलपमेंट कॉस्ट। कोई एक्स्ट्रा काम बता दिया तो उस काम का पैसा या कोई और कॉस्ट भी अगर कॉन्ट्रैक्टी रिम्बर्स कर रहा है तो उसके लगने वाली कॉस्ट में ऐड हो जानी चाहिए। अब आपका काम क्या है, आप यहां तक इसको दोबारा से पढ़ेंगे
और आगे वर्ड लिखा हुआ है कॉस्ट एक्सक्लूडेड और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ। आप इसको रीड आउट करेंगे, कल हम इस एएस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके सर। अब आपका एक और काम बेटा, मैंने आज आपको एक शीट और भेजी है इंड एएस की। हाँ सर। सभी को यस सर, मिल गई। वो इंड एएस की जो शीट है उसमें इंड एएस का थ्योरेटिकल बेसिक लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है कि कौन सा इंड एएस है, वो इंड एएस का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है। कई इंड एएस में लिखा हुआ है एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी। बस आपको इतना ही पढ़ना है। हर इंड एएस कोई आधे पेज का है, कोई पौन पेज का है, जिसमें केवल उसके आगे डिटेल नहीं लिखी हुई है, केवल वो किस पे, क्या उसका स्कोप है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, किसी में लिखी हुई है क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी है, क्या उसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी, उतना ही आपको रीड आउट करना है। आधे इंड एएस तो ऐसे हैं जो एएस के जैसे ही है, एग्जाम में इतना ही पूछते हैं। एग्जाम में केवल 10 मार्क्स का कंटेंट आता है, जिसमें एमसीक्यू में एक दो क्वेश्चन तो इस तरह के आते हैं कि ये इंड एएस का नंबर कौन सा है, या ये इंड एएस किससे रिलेटेड है। कुछ में स्कोप या ऑब्जेक्टिव या एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी पूछ ली जाती है, तो वो मैंने आपको शॉर्टली सारा बना के दे रखा है। तो सर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते बेटा, ठीक है। ओके सर। और सर AS7 का भी आप PDF भेजना। हाँ, AS7 का भी पीडीएफ मिल जाएगा ना, ठीक है। तो वो जो पीडीएफ मैंने आपको भेजा है उस पीडीएफ को आप रीड करेंगे। ऐसा नहीं है एक दिन में रीड करें, क्योंकि एक दिन में रीड करने से तो वो एकदम बोरिंग वाली चीज लगेगी। आप उसको धीरे धीरे रीड करते रहें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं धीरे धीरे आपको उनके वीडियो लेक्चर्स भी बना के दे दूं, क्योंकि अगर अपन नॉर्मली उसको पढ़ते जाते हैं तो वो एक ऐसा ही होगा कि मैं रीडिंग लगाते जाऊंगा और आप सुनते जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको एक प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियो उसके बना के दे दूं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। डिटेल हमारे एग्जाम पर्पज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनके डिटेल्ड वीडियो आपको बना के दूं, ठीक है। तो आप उसमें से अपने पर्पज की चीज को पढ़ सकते हैं। डन सर इसके बाद CFR कंप्लीट। बस इसके बाद AS7, एक छोटा सा AS और है AS15, और 3 क्लास का कॉन्सेप्ट हमारा अमाल्गमेशन का बचा हुआ है, दैट इज रिवर्स एक्विजिशन, दैट इज CFR का। ओके सर। ठीक है सर इसमें कंपैरिजन भी होता है कि जैसे AS और इंड एएस का नंबर चेंज है ओनली, बाकी तो सब सेम। ऐसा नहीं पूछता कि इसका ये एस यहाँ का है तो वहां का कौन सा इंड एस है, ऐसा नहीं पूछा जाए। ओके सर। ठीक है सर हाँ एक चीज पूछनी थी, जब अपन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं सर बिल्कुल फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है सर, हाँ। बैलेंस शीट में मुझे दिया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्या माइनस बैलेंस करूंगा? शीट में दिया हुआ है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ तो माइनस करेंगे बिल्कुल माइनस रिडीमेबल, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्या सर? बिल्कुल माइनस करेंगे, क्यों नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या, हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड की कैपिटल वैल्यू एम्प्लॉयड में नहीं करेंगे, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर लिखा हो या रिडीमेबल, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। सा भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ठीक है, और वैल्यूएशन शेयर जब वैल्यूएशन वैल्यूएशन ऑफ ऑफ शेयर्स शेयर्स करें करेंगे तो बिल्कुल करेंगे, तब रिडीमेबल और नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर भी माइनस कर कोई देते भी हैं। हो कोई भी ठीक हो। है सर, एक और चीज, जब डिविडेंड की बात आती है ना सर, डिविडेंड हाँ दोनों का मान लो डिविडेंड देना है, शेयर कैपिटल इक्विटी वाले पे भी और प्रेफरेंस वाले पे भी, ठीक है हाँ सर। तो जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से हटाएंगे दोनों को एज अ बिल्कुल। लायबिलिटी, और जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कर रहे हैं तब सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हटाएंगे। अगर आप इक्विटी का हटा देते हो तो वो हम्म। जो वैल्यूएशन आएगा वो आएगा एक्स डिविडेंड, और अगर आप इक्विटी का नहीं हटाते हो तो जो वैल्यू ऑफ शेयर आएगी वो कम डिविडेंड आएगी। तो मतलब क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं बोलता, क्वेश्चन तो सीधा बोलता है तो कुछ वैल्यूएशन नहीं ऑफ, बोलता, तो आप हटा दोगे तो आपकी एक्स डिविडेंड वैल्यू आ रही है, वो सबको पता है कि जो रेट आई है वो अगर माइनस करने के बाद आई है तो एक्स डिविडेंड आई है, और अगर माइनस नहीं किए तो कम डिविडेंड आई है, आप लिख के बता सकते हो। ठीक है। तो सर मैं ऐसे करूंगा ना, वैल्यूएशन ऑफ जब शेयर कर रहा हूँ मैं डिविडेंड इक्विटी प्रेफरेंस का माइनस ही नहीं करूंगा, अगर आप काम भी दोनों नहीं, का माइनस नहीं करोगे तो आप जो वैल्यू निकाले उसके आगे लिख देना कम डिविडेंड वैल्यू। कम डिविडेंड वैल्यू, ठीक है सर।
और अगर आप इक्विटी का डिविडेंड माइनस कर देते हैं तो आप इक्विटी शेयर की वैल्यू को लिखेंगे एक्स डिविडेंड वैल्यू। और जब गुडविल का वैल्यूएशन कर रहा हूँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से हटा दूंगा। हाँ, गुडविल का वैल्यूएशन करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से हट जाएगा। सर कैपिटल इसका आपने एक ये रीजन दिया था ना कि ये एक तरह से लाइबिलिटी होता है देखो, जो डिविडेंड पे करना होता है इनको। मेरे कहने का मतलब है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो होता है कि आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, और बिजनेस जी में सर। पैसा लगा रखा है मतलब ये दोनों ही लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है बेसिकली। चाहे आप इक्विटी कैपिटल बोलो या प्रेफरेंस कैपिटल बोलो, दोनों कैपिटल होती है, ओनर्स का पैसा होता है। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो बिजनेस में लगाया गया पैसा है। कैपिटल एम्प्लॉयड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिजनेस में आपने कितना पैसा लगा रखा है। जी सर। तो वो दोनों ही कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है। जी भाई अगर आपको कैपिटल के नाम से नहीं लगाना था तो फिर तो आप लोन ही ले लेते। हाँ। भाई आपने लोन की जगह प्रेफरेंस शेयर क्यों दिया? इसीलिए तो दिया ना कि वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है। ऐसे आप ओनर पैसा दे रहे हो, ऐसे मेंबर पैसा दे रहे हो। क्लियर? जी सर। जी सर। तो मतलब तो इसलिए हम उसे कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट मानते हैं। तो आप ये कह रहे हो ना सर, जो डिविडेंड अमाउंट है चाहे इक्विटी का हो या प्रेफरेंस का हो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टाइम अपन उसको हटा सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टाइम नहीं हटाते। अच्छा, नहीं हटाते। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर के टाइम? क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर के टाइम हटा देते हैं। ठीक है सर, समझ गया। अब भाई आ गया। एक बात सोचो, जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों इंक्लूड कर रहे हो तो उनका जी। अमाउंट भी इंक्लूड होना चाहिए। जी सर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर के टाइम आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हटा देते हो जी। तो उसका अमाउंट भी हट जाना चाहिए। समझ गए? तो सर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटा दिया और उसका डिविडेंड भी हटा दिया। तो उसका डिविडेंड भी हटा देंगे। बस अभी तो इक्विटी तो डिविडेंड पे कर देते हैं, पर प्रेफरेंस में जो वैल्यू निकालते हैं वो क्या हाँ। निकालते हैं? नेट Face एसेट value। अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। जी सर। वैसे ही जब अपन ईपीएस निकालते हैं तो ईपीएस में क्या लेते हैं? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर और होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। प्रेफरेंस का हटाना है। ओके सर। थोड़ा सा क्या है सर, बुक से क्या है, अपने सारे आंसर अलग है। एक्चुअली क्या है बेटा, ये कई जगह अलग अलग, यहाँ की तुम एफएम की बात कर, ये सब चीजें अलग अलग जगह पे, ये चीजें एफएम में भी है, ये चीजें बिजनेस वैल्यूएशन में भी है, ये चीजें अकाउंट्स में भी है, ये चीजें एसएफएम में भी है। तो फिर क्या है, हर जगह पे अप्रोच अलग अलग होती है। अब अप्रोच अलग अलग है तो क्वेश्चन तो हर जगह आए हैं और वहां पे वहां की अप्रोच फॉलो होती है, लेकिन कंफ्यूज तो हम हो जाते हैं। अब एक जना बोलता है, जैसे आपने अकाउंट्स में तो प्रेफरेंस शेयर को ये कहा कि वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए है। अब एक जना कहता है साहब मैंने तो डिबेंचर मेरे तो लॉन्ग टर्म के लिए है। अब आप बताओ क्या करोगे? तो उसे भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट मान लिया जाता है कई जगह। लॉन्ग टर्म लोन्स को भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट माना जाता है। मानते हैं सर कई जगह। अब जैसे तुमने एक पॉइंट रखा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मान लो कोई प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हो 5 साल के बाद। जी। अब वो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल है ही नहीं। क्योंकि सर इसमें बुक में तो क्या किया इन्होंने, रिडीमेबल। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि कोई 5 साल बाद रिडीमेबल है, अब आप क्या करोगे? लेकिन अब हमारे यहाँ जब अपन अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि आप 5 साल को मानोगे, 7 साल को मानोगे या 10 साल को मानोगे। ये तो जजमेंटल हो गया। ठीक है सर। तो इसलिए क्या है, इस चीज को अपन एक सीधा फॉर्मूला बना के पूरा कर लेते हैं। अब जब फाइनेंस वाले कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो तो वैसे ही सब्जेक्टिव चलते हैं, 4 जने अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। तो इसलिए वहां पे वो चीजें उनको कंसिडर करते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी सर। अच्छा, अभी आपके 9 to 10 क्लास नहीं है ना? नहीं। ठीक है, तो आईडी फ्री कर देना। जी सर। 1 घंटे बाद 10 बजे दोबारा ज्वाइन कर लेना। ओके सर। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।